टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था हेलोएरीन का, दैट इज फ्रॉम बेंजीन और फ्रॉम एरीन्स, जिसमें हमने कहा कि बेंजीन की क्लोरीनेशन कर दो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, या ब्रोमिनेशन कर दो फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, तो यू गेट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर हेलोजन इन एक्सेस ले रखा है तो हेलोजन इन एक्सेस ले रखा है तो जो हेलोजन ऑलरेडी अटैच्ड है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो नया आने वाला हेलोजन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे मूव करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे मूव करेगा। उसके बाद देन वी हैव सेड कि अगर आप बेंजीन की जगह टोल्यूइन ले लेते हो तो टोल्यूइन जो है, अगर आप टोल्यूइन ले लेते हो बेंजीन की जगह, तो जो CH3 ग्रुप है दैट इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आने वाला ग्रुप जो है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे एक्ट करेगा। अब ये रिएक्शन जो है ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। फिर हमने कहा कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड दे एक्ट एज अ हेलोजन कैरियर। जो क्लोरीनेशन है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज क्लोरोनियम आयन, और जो उसमें है ब्रोमियम आयन। उसके बाद देन वी हैव टॉक्ड अबाउट आयोडोनेशन। आयोडोनेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि HI बन जाता है व्हिच इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एसिड रिवर्सेस द रिएक्शन। तो अगर आयोडोनेशन करना चाहते हैं, इट इज कैरिड आउट ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 एंड HiO3। आज दूसरा मेथड करेंगे व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का पहले बनना, पहले इसको बनाते हैं बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है उसमें मैंने नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया, पहले वाले नाइट्रोजन के ऊपर, दूसरे वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगेगा। नाउ यू सी प्रिपरेशन, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। इतना लंबा चौड़ा नाम मैं नहीं लिख रही हूँ, इट इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। इसको इस तरह से भी प्रेजेंट किया होता है, दिस इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। This reaction is called as diazotization reaction. ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के जितने भी रिएक्शंस हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस में बहुत सारे नेम रिएक्शन है। ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी शुड सी हियर। पहले बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाने लगे हैं, कैसे बनाएंगे? वी टेक aniline, this compound is called as aniline। ठीक है, इसमें आप डाल देंगे HCl। HCl will break up to give you H positive and Cl negative, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इट विल फॉर्म NH3 पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैक हो जाएगा। This is called as aniline chloride। ध्यान से सुनना, इस वाले मेथड में बहुत सारी चीजें हैं। This is called as aniline chloride। उसके बाद क्या होता है, ये जो aniline chloride है this is made to react with nitrous acid। nitrous acid बहुत अनस्टेबल है, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ठंडी कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, दिस इज नाइट्रस एसिड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन C2 बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ NaNO2 एंड HCl। अब होना क्या है, यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ से ये सारा और ये ऑक्सीजन, अगर तुम देखो तो 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, that is there is elimination of 2 molecules of water, and what you will be getting benzene diazonium chloride। समझ में आया? ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाया है और इस रिएक्शन का नाम जो है दैट इज डायazotization रिएक्शन। अब देखो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को मेन रखते हुए बाकी कितने रिएक्शन इससे होंगे, सारे रिएक्शन ढंग से देखना। ये आपका मेन हब है जिससे आप बना रहे हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब देखो अगर तो आप क्लोरो
बेंजीन बनाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl, ठीक है, इट विल गिव यू क्लोरीन हियर। और अगर आप ब्रोमोबेंजीन बनाते हो with cuprous bromide and HBr, this reaction is called as Sandmeyer reaction। तो अगर कोई पूछ ले भाई सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, तो सैंडमेयर रिएक्शन इज बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन from benzene disonium chloride, then it is made to react with HCl in the presence of cuprous chloride. It is made to react with HBr in the presence of cuprous chloride. जो गेटरमैन रिएक्शन है वो इसी रिएक्शन की मॉडिफिकेशन है, सामने लिख रही हूँ। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें HCl in the presence of copper, HBr in the presence of copper, what we will be getting is chlorobenzene and what we will be getting is bromobenzene। हमने सैंडमेयर रिएक्शन में जो क्लोरोबेंजीन बनाना था तो हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से इसको ट्रीट कर रहे थे तो क्लोरोबेंजीन बन रहा था, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr से ट्रीट कर रहे थे तो ब्रोमोबेंजीन कर रहा था। यहाँ पे this reaction is called as a Gattermann reaction। इस रिएक्शन में मॉडिफिकेशन कर दी गई, गेटरमैन रिएक्शन में मॉडिफिकेशन कर दी गई। इस रिएक्शन में क्या हुआ बेसिकली कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड हमने हर बार क्या ले लिया, we have taken copper। तो cuprous chloride and cuprous bromide has been replaced by copper। समझ में? आइडोबेंजीन बनाने का एक ही तरीका, यहाँ से बनना, आइडोबेंजीन बनाने का पूरे सिलेबस में एक ही तरीका है, आप इसको Ki के साथ वार्म करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे KCl एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने बेंजोनाइट्राइल बनाना है तो आप इसको KCN के साथ ट्रीट करते हैं या कॉपर साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे Cn बन जाएगा with the elimination of N2 and with the elimination of KCl। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। मैं डिफरेंट पेन से लिख रही हूँ। दिस इज अ रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज बाल्स-शीमैन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लेके आ रही हूँ यहाँ पे। दिस इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, it is made to react with HbF4। this is called as tetrafluoroboric acid। क्या होगा, यहाँ से HCl will go off, ये देखो यहाँ से Cl निकल गया है, यहाँ से H निकल गया है, HCl will go off, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा which will be very very unstable। this is BF4 negative, this is N positive। ये बहुत ही अनस्टेबल होगा। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे वैसे ही यहाँ से एक फ्लोरीन और ये बेंजीन जो है ये सेपरेट होके फ्लोरोबेंजीन बना देगा एंड यू विल गेट NF2 and BF3 eliminated along with it। तो ये जो बाल्स-शीमैन रिएक्शन है यहाँ पे लिख रही हूँ, only method for preparation of chlorobenzene। ठीक है, this is only method for preparation of आइडोबेंजीन। ठीक है, आइडोबेंजीन और किसी तरीके से नहीं बननी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इटसेल्फ इसका बनना एक डीप रिएक्शन है, दैट इज डाइआज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इससे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दो नेम्ड रिएक्शन से बन सकते हैं, दैट इज अ सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इसी से आइडोबेंजीन बन सकता है, इससे ही बाल्स-शीमैन रिएक्शन होकर फ्लोरोबेंजीन बन सकता है। तो ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें बहुत सारी नेम्ड चीजें लिखे पहले। थर्ड मेथड, ये हंस-डिकर रिएक्शन से हम ब्रोमो एल्केन भी बना चुके हैं, इसी तरह से हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। इन दिस द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड इज टेकन, वहां पे हमने लिया था सिल्वर एसीटेट, अगर याद हो। तो यहाँ पे वी आर टेकिंग सिल्वर बेंजोएट, वी आर रिफ्लेक्सिंग इट विद ब्रोमीन
and we will be getting the bromobenzene. The Rushik process, this is a commercial method for the preparation of chlorobenzene. Only chlorobenzene is prepared by this. Only for chlorobenzene. कुछ चीजें मैं only लिख रही हूँ, वो only करके याद रखनी है, ठीक है। रशिक प्रोसेस से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन इज मेड टू रिएक्ट विद HCl in the presence of oxygen, what we get is a chlorobenzene. तो ये सारे के सारे मेथड हैं for the preparation of haloarenes, right? करें इसको, अपनी कर रही हूँ। लिखेंगे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर पैरा dichlorobenzene has higher melting point and less solubility. Has higher melting point and less solubility than that of the ortho and meta isomer. Para dichlorobenzene has higher melting point and less solubility than ortho and meta isomer. Just see here, I have drawn the structures of all the isomers. मेरी बात सुने. This is ortho dichlorobenzene, this is meta dichlorobenzene, this is para dichlorobenzene. Para dichlorobenzene को देखें, डायपोल मोमेंट याद है, कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन. तो डायपोल वेक्टर will be in this direction. Either the dipole vector will be in this direction. When the dipole vectors are in the opposite direction, it means the dipole moment is zero. They cancel each other. जब डायपोल मोमेंट जीरो होती है तो इट इज हैविंग द मैक्सिमम सिमेट्री. इसकी सिमेट्री जो है वो सबसे ज्यादा होगी. अगर सिमेट्री सबसे ज्यादा होगी तो इसकी पैकिंग जो है वो सबसे ज्यादा होगी. इट विल हैव द क्लोज पैकिंग. जितनी क्लोज पैकिंग होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन होंगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन होगी उतनी ही आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा और सॉल्युबिलिटी जो है वो कम रहेगी. यहाँ पे अगर आप देखें, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए है, यहाँ पे डायपोल रिजल्टेंट फैक्टर निकलेगा, ठीक है. तो इस केस में डायपोल मोमेंट इज मैक्सिमम, सिमेट्री इज मिनिमम, बिकॉज ऑफ विच द पैकिंग इज नॉट इफेक्टिव. जब पैकिंग सॉलिड नहीं होगी तो फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस वीक होंगी एंड अल्टीमेटली इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी. इसमें जो डायपोल मोमेंट है, दिस इज इन बिटवीन, ठीक है, दिस इज इन बिटवीन दीस टू. तो हम सिर्फ इसके लिए ही लिखेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे, ये आपने नहीं लिखना. यू जस्ट ड्रॉ दीस थ्री आइसोमर्स, राइट दिस थिंग अंडर इट. इसको सेंटेंसेस में लिख रही हूँ. अगर पेपर में टाइम हो ऐसे 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 करके लिख देना, तो टीचर ने डिटेल्स पढ़नी नहीं, तुमने क्या लिखा है. इसको ड्रॉ करें स्ट्रक्चर्स को. नेक्स्ट, दिस इज अनदर एनसीईआरटी क्वेश्चन. आउट ऑफ दिस एंड दिस, दोनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर लिखें. दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल क्लोराइड. नाम सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख रही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, नाम लिखना जरूरी नहीं है. क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन, दिस इज क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन. पेपर में नाम भी आ सकते हैं पर कभी आए नहीं है. एनसीईआरटी में मैं आपको दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं. आउट ऑफ दिस एंड दिस मैंने नाम लिख दिया. अगर पेपर में चेंज करेंगे तो नाम ही डाल देंगे, स्ट्रक्चर ही कह देंगे खुद से लिखने को. आउट ऑफ दिस एंड दिस, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH. Out of benzyl chloride and dichlorophenyl methane, out of this and this, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH. अब देखो, I am just going to draw the things here. यहाँ पे सबको visibility है if I draw, or I should draw there? यहाँ. अच्छा देखिए, कंपाउंड ए, जब एक्वस KOH होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी कि एलिमिनेशन होगी. सब्स्टिट्यूशन होगी. तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, इसको यहाँ निकलना पड़ेगा. यहाँ पे तुम्हारे पास बन गया फिनाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन.
ठीक है, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये काफी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाला कंपाउंड ले रही हूं, इफ आई एम टेकिंग द सेकंड कंपाउंड, इसमें क्या होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड इधर निकल जाएगा and it will be giving you this carbocation, that is CH with the positive charge, and it is like this. ठीक है, this is more resonance stabilized, more resonance stabilized। ठीक है, ये बात के नहीं, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन पे डीलोकलाइज्ड होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस शो करेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस शो करेगा। सो दिस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जब कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा तो वो बॉन्ड टूटने की एबिलिटी ज्यादा होगी और वहां पे सब्स्टिट्यूशन होने की एबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। समझ में आई है? इसको अगर ऐसे सोचो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन and this is 2 degree carbocation, because the carbon carrying the positive charge is linked to one carbon, the carbon carrying positive charge is linked to another 2 carbon, but the major factor in this case is resonance stability, क्योंकि ये भी conjugated system को रेफर कर रहा है और ये भी conjugated system को रेफर कर रहा है। delocalization of positive charge एक ही रिंग पे हो रही है, delocalization of positive charge 2 रिंग पे हो रही है। जितना ज्यादा चार्ज डीलोकलाइज होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, जितना जल्दी जितनी ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, और जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, लिखेंगे, बनाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव, हेलोएरीन्स आर less reactive towards nucleophilic substitution reaction। अब एक चीज सब लोग याद रखना, nucleophilic substitution reaction में there was the cleavage of carbon halogen bond। ये सबको पता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हो रही है तो देयर इज अ क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्यों नहीं हो रहे हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जब मैंने पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें सिर्फ 3 ही रिएक्शन है जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, अदरवाइज दे ऑलवेज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों नहीं होती न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना हमेशा मुश्किल रहता है। क्यों मुश्किल रहता है? It's because of the 3 reasons. It's because of following 3 reasons. तीनों के तीनों reasons याद होने चाहिए। पहला रीजन due to resonance, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे पहले रेजोनेंस। अब देखिए जब रेजोनेंस, याद है ना हमने क्वेश्चन किया था कि दिस ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, याद है? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे और ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा था। ध्यान से देखना मूवमेंट ऑफ बॉन्ड। गुरकरण, लीव योर फोन एंड कंसंट्रेट हियर। दिस विल बी chlorine with a double bond and a positive charge और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मंजूर है? मूवमेंट ऑफ बॉन्ड जो है उसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए जब आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं। Now you see this bond is charge is shifted between the carbon atom and bond is shifted on the carbon atom। अब यहाँ पे it will be a negative charge here, double bond Cl with the positive charge, and it will be like this. This will go here, this will go here, and it will be a double bond here with the positive charge. It is negative here and negative here। ठीक है, अब देखिए क्या कह सकते हैं, that due to resonance, ठीक है, the carbon halogen bond, ठीक है, acquires double bond character due to which
cleavage of CX bond becomes difficult. ठीक है ये बात, ये अब बात जो है ये CX बॉन्ड टूटना था, अरे ये टूटने की बजाय डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया रेजोनेंस की वजह से, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया. The second reason that is state of hybridization. ये सारे रीजन लिखने हैं. हाइब्रिडाइजेशन. अब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखिए, दिस इज योर हेलो एल्केन एंड दिस इज योर हेलो एरीन. ठीक है, ये जो है सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हो तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, इसमें S करेक्टर कितना होगा? S करेक्टर इज 25% एंड P करेक्टर इज 75%. यहाँ पे S करेक्टर जो है that will be 33% and P करेक्टर will be 67%. अब एक चीज याद रखें, जितना ज्यादा S करेक्टर होगा उतनी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होगी उतना ही वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के रखेगा. समझ में आई? अगर वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो बॉन्ड को तोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा. यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ेंगे. Is this point clear with everyone? You are comparing the state of hybridization of the carbon atom to which the halogen is attached. यहाँ पे state of hybridization is sp3, यहाँ पे state of hybridization is sp2. अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है तो उसका S करेक्टर 25% रहता है और यहाँ पे उसका S करेक्टर 33% रहता है. जितना ज्यादा S करेक्टर होता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कार्बन की ज्यादा होती है. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के रखेगा और बॉन्ड को टूटना मुश्किल हो जाएगा. Is it okay? The third factor is polarity. Polarity of CX bond. इसके लिए भी I लिखते हैं. ठीक है, polarity of CX bond. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन एंड दिस कार्बन as usual sp3 hybridized. ठीक है, and this is less electronegative. यहाँ पे कार्बन जो है this is sp2 hybridized and more electronegative. ठीक है, अब भाई हेलोजन जो है this is always electronegative, this is always electronegative. अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी? पोलैरिटी का मतलब समझते हैं. पोलैरिटी का मतलब नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल. अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. तो पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड इज हाई. यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी होगी? पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड इज लेस, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है तो इसलिए क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड जो है वो इजी हो जाता है. दोबारा से जब भी ये क्वेश्चन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऊपर ब्लैक में लाइन लिख रखी है, वो तुम्हारे अंदर समा जानी चाहिए कि हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कभी नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए CX बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए CX बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द 3 रीजंस. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रेजोनेंस वाला है, जो अगर एक ही नंबर का क्वेश्चन आए तो यही लिख के आना है. इसमें क्या होगा कि रेजोनेंस की वजह से CX बॉन्ड जो है दैट विल रिक्वायर अ डबल बॉन्ड करेक्टर, तो CX बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल. सेकंड इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हेलो एरीन में कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, या हेलो एरीन में इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो यहाँ पे कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए वो X को अपनी तरफ पकड़ के रखेगी और ये बॉन्ड को टूटना मुश्किल हो जाएगा. When you come to here, that is the polarity of the CX bond. ये अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन तो हमेशा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड डायपोल बन गया, पोलर हो गया.
जितना कोई कंपाउंड पोलर होता है उतना ही उसको तोड़ना इजी हो जाता है। यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पोल नहीं डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग पोल नहीं डेवलप होगा, जिसकी वजह से CH बॉन्ड को काटना मुश्किल हो जाएगा। इज इट ओके? लिखें। ओके, क्वेश्चन वाज दैट dipole moment, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज लेस, जिसकी पोलैरिटी लेस होती है उसकी डाइपोल मोमेंट लेस होती है। डाइपोल मोमेंट इज मोर, डाइपोल मोमेंट ऑफ cyclohexyl chloride is more than that of क्लोरोबेंजीन। ये आपके लिए क्वेश्चन, सेम आंसर जो मैंने ऊपर लिख दिया है, दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और ये जो है दिस इज क्लोरोबेंजीन। लिख लेंगे इसका आंसर, लिख लेंगे, इट इज द सेम आंसर। ये वाली जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाली कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सारी बातें जो इस रीजन के लिए लिखी वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी।